हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकेंड ईयर की गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस किया है। यूनिट सेकंड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायराक डेल्टा फलन और फूरियर श्रेणी। ठीक है, डायराक डेल्टा को हमने कंप्लीट डिस्कस किया था और फूरियर श्रेणी और उसके एप्लीकेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस मेरे हाथ में है। तो इसमें सिलेबस में आपकी जो यूनिट सेकंड दिखा रहा है, ये बता रहा है डायराक डेल्टा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। डिस्कस कर चुके हैं हम सारी। फूरियर सीरीज, कंप्यूटेशन ऑफ फूरियर कोफिशिएंट। ठीक है, फूरियर श्रेणी हम लोगों ने डिस्कस की है और फूरियर गुणांकों का निर्धारण निकाला था हमने। ठीक है, ए नॉट ए एन बी एन का मान हमने निकाला था। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल पीरियोडिक फंक्शंस लाइक स्क्वायर वेव, सातूथ वेव, रेक्टिफायर, आउटपुट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो एप्लीकेशन है फूरियर सीरीज के पीरियोडिक फंक्शन लाइक अपने पास सबसे पहले स्क्वायर वेव हमने की थी। ठीक है, सातूथ वेव आरादंती तरंग के लिए हमने निकाली थी और रेक्टिफायर जो अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर था वो हमने डिस्कस किया था। फुल वेव के लिए मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। ठीक है, तो फुल वेव अगर आप लोगों से नहीं हुआ हो तो उसे सॉल्व करेंगे, नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस वाली तरंग के लिए 0 से कैपिटल टी और ये आपका t/2, इधर मान होगा a साइन ओमेगा टी, इधर होगा माइनस a साइन ओमेगा टी। 0 से t/2 के लिए अलग इंटीग्रेशन होगा, t/2 से कैपिटल टी के लिए अलग से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया है। ठीक है, इसी यूनिट में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जो अगला चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोटेशन इन स्पेस टाइम, लाइक जो भी आपकी जो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ठीक है, जो अगला जो चैप्टर आपके पास बुक में है, ठीक है, उसके कुछ टॉपिक आपको यूनिट सेकंड में दे रखे हैं और कुछ टॉपिक आपके यूनिट थर्ड में दे रखे हैं। आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पे चले जाना। ठीक है, मैं बस यहां से ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, अगले चैप्टर के कुछ टॉपिक यूनिट सेकंड में है और कुछ टॉपिक यूनिट थर्ड में है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको अगला चैप्टर पूरा कंप्लीट डिस्कस करूंगा यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ऐसे नहीं करूंगा कि ये वाला टॉपिक आपके यूनिट सेकंड में आ रहा है, ये वाला टॉपिक आपके यूनिट थर्ड में आ रहा है, मैं एक साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी वो पूरा कंप्लीट एक साथ ही पढ़ना है। ऐसे मत करना कि कोई 5 साल के सॉल्व पेपर ले आए और उसमें से सेकंड यूनिट में से आधा चैप्टर पढ़ लिया या फिर सेकंड यूनिट में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सेकंड यूनिट में आपने ये पढ़ लिया है, थर्ड में से उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करो, नहीं आएगा कुछ भी समझ में। ठीक है, अगर आप लेके भी आओगे कोई बुक जिसमें 5 साल के सॉल्व पेपर्स दे रखे हैं, उसमें भी हो सकता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट सेकंड में दे रखा हो, वही क्वेश्चन यूनिट थर्ड में भी हो। देख लेना, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो चैप्टर अभी अपन चालू कर रहे हैं, जो भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कंप्लीट पढ़ना है बस। ठीक है, और आपके यूनिट फर्स्ट में हमने टेंसर छोड़ा है, प्रदेश हमने छोड़ा है, उसको हम जब आपका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, चतुर्वेम निर्देश तंत्र। चतुर्वेम निर्देश तंत्र। चतुर्वेम निर्देश तंत्र। अच्छा देखो, यहां अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो आप बोलोगे कि सर हमने तो अभी तक 3 डायमेंशन पढ़ा है। ठीक है, 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ 3 डायमेंशन पढ़ा है। कौन कौन सा? एक्स वाई जेड, जो हम भी कोई भी क्यूब ले लेते थे, उसकी ये एक्स एक्सिस होती, ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली ऊपर वाली जेड एक्सिस, इस तरह से हम कुछ बना देते थे। इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया और इसको जेड बोल दिया, यही करते थे। दिख रहा है? हाँ, लेकिन इस तरह से देख लो, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस, ऐसा हम कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या आ रहा है? चतुर्विम, 4 डायमेंशनल। और 4 डायमेंशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे इसमें हम चतुर्विम निर्देश तंत्र का उद्भव, और ऑब्लिक करके लिखोगे आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। चतुर्विम निर्देश तंत्र का उद्भव, और ऑब्लिक करके लिखोगे आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। इंग्लिश वाले लिखो ओरिजिन ऑफ 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा हाँ, एक बच्चा कमेंट करके बोलता है कि सर मैं बुक लेने आया हूँ दुकान पे और मुझे सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक मिल रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो इस सिलेबस में भी अगर आप देखो तो ये मिल रहा है आपको रिलेटिविटी एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, पेपर का नाम। तो कह रहा है सर मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक मिल रही है, मुझे रिलेटिविटी की बुक कोई बुक नहीं मिल रही है। तो अगर आप देखोगे तो रिलेटिविटी इस बुक के अंदर ही है। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, इसीलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसी के अंदर है ये चीज। ठीक है, हिंदी में भी आप देखोगे तो हिंदी में भी इस बुक का नाम कुछ इसी तरह से दे रखा है। कहाँ गया हिंदी में? आपेक्षिकता एवं गणितीय भौतिकी। ठीक है, आपेक्षिकता की अलग से कोई बुक नहीं आएगी, यही जो बुक आएगी आपके पास जो भी चलती है अपने सीबीएच वही आएगी, वैसे लाने की जरूरत नहीं है अगर आप कंप्लीट पढ़ रहे हो तो। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग डलवाई है, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। हाँ, ठीक है, कि क्या होता है, सबसे पहली बात हम करें कि इसमें हम 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों कथन हमको याद रखना जरूरी है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो अपने पास आपेक्षिक निर्देश तंत्र है। अच्छा देखो, पहले सबसे बड़ा आया पहले आपेक्षिकता। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोले तो रिलेटिव। ठीक है, मतलब क्या है, एक के रिलेटिव में दूसरा। ठीक है, एक के रिलेटिव मतलब एक के सापेक्ष दूसरे की हम तुलना करेंगे। जैसे आप कलश करते हो dy ओवर dx, तो y में x के सापेक्ष किस प्रकार से चेंज हो रहा है। ठीक है, या फिर मैं बात करूं कि ये जो हमने बनाई है, रेखा हमने खींची है, इसकी लंबाई कैसी है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, इसकी रेखा की जो लंबाई है वो कैसी है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, कैसे बताओगे कम है कि ज्यादा है? कोई बोलेगा सर छोटी है, कोई बोलेगा बड़ी है। अगर यहीं पे मैंने एक और रेखा खींच दी जो इससे छोटी है तो क्या कहोगे कि ये रेखा क्या है, ऊपर वाली रेखा से बड़ी है। या फिर एक दूसरी रेखा मैंने खींची जो इससे बड़ी है, तो क्या कहोगे, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। जो बी वाली लाइन है वो सी वाली लाइन से छोटी है। तो यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक के सापेक्ष दूसरी का। ठीक है, तो यहीं पर एक के सापेक्ष हम जब बात करेंगे, समझ गए सापेक्ष क्या कहना चाह रहे हैं, एक के रिलेटिव में दूसरे की तुलना कर रहे हैं। जैसे ये क्या कहते हैं कि कोई बंदा, आपका जैसे स्कूल का टाइम है या कॉलेज का टाइम आपका 9 बजे का है। ठीक है, कोई आपकी क्लास में एक ना एक बच्चा होगा जो डेली क्या होता है 9:30 9:15 के आसपास आता है। ठीक है, होगा एक ना एक। अब वहीं पे मैं बात करूं कि वो बंदा क्या करे, एक दिन क्या हुआ फिक्स 9 बजे आ गया, तो आप लोग क्या कहोगे कि यार आज तो बड़ी जल्दी आ गया, और जबकि 9 बजे का टाइम है वो फिक्स 9 बजे आया। ठीक है, तो उससे क्या कहा हमने कि आज तो बड़ी जल्दी आ गया, क्यों, क्योंकि वो डेली वो लेट आ रहा था और आज वो क्या हो गया टाइम पे आ गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, जल्दी बोल दिया। वहीं पे एक बंदा क्या है, सुबह 8:30 बजे आके पहुंच जाए। आप जब भी कॉलेज आओ आपसे पहले आपको वो मिले क्लास के अंदर, और एक दिन क्या हुआ, वो बंदा क्या हुआ लेट आया, तो आप क्या कहोगे उसे, क्या कहोगे उसे कि यार आज तो मतलब लेट आया मतलब कि फिक्स 9 बजे क्लास के अंदर एंटर हुआ है, तो आप उससे क्या कहोगे, यार आज तो लेट हो गया है। क्यों, क्यों कहोगे वही बात कि देखो आए दोनों का टाइम कितना है, 9 बजे का, दोनों 9 बजे एंटर हुए हैं। एक को आपने बोला कि जल्दी आ गया, दूसरे को बोल रहे हो कि लेट आया। क्यों, क्योंकि वो डेली लेट आता था, उसके कंपैरिजन में हमने देखा कि आज जल्दी आ गया है, और जो डेली जल्दी आता था उसके कंपैरिजन में हमने देखा कि वो आज लेट आया है।
ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक के सापेक्ष दूसरे की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो आपेक्षिकता का या फिर सापेक्षिकता का जिसको हम बोलते हैं, सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत आपको क्या कहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक के सापेक्ष दूसरे की बातें करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आइंस्टीन ने दो स्टेटमेंट दिए थे सन 1905 में, है ना, कब दिए थे ये, सन 1905 में। अगर सन याद नहीं हो तो एग्जाम में मत लिखना, मैंने कई बार बोला है कि सन याद नहीं हो तो वहां पर लिखने की, मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर भी बच्चे क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में सर 1905 याद नहीं, 1995 कराएंगे, 1805 कराएंगे, सर 1900 करके कुछ याद है तो 1920 लिख देते हैं, किसको क्या ही पता चल रहा है, नहीं, वो जो एग्जामिनर है वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता है। ठीक है, तो गलत चीज दिखाने की जरूरत नहीं वहां पर। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ, आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत दिया, जिसमें एक दो स्टेटमेंट उसने दिए। पहला स्टेटमेंट क्या दिया था कि सभी आपेक्षिक निर्देश तंत्र या सापेक्षिक निर्देश तंत्रों के लिए, सापेक्षिक निर्देश तंत्रों के लिए भौतिकी के नियम, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, भौतिकी के नियम कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, भौतिकी के नियम क्या होते हैं, समान होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में इसने बोला था कि प्रकाश का वेग सभी निर्देश तंत्रों में क्या होता है, समान होता, बस याद रखने के लिए। ठीक है, कि भौतिकी के नियम, पहले में क्या बोला, भौतिकी के नियम समान के लिए मैंने क्या बोला था, अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो, फर्स्ट ईयर अगर आपको याद हो तो क्या कहोगे, हमने बोला था कि अगर एक राशि, ये कोई निर्देश तंत्र है एस, एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, किसी पॉइंट के लिए निर्देशांक निकाले एक्स वाई जेड, और इसकी दूरी हमने बता दी कि कितनी है, आर वेक्टर। कोई दूसरा निर्देश तंत्र लिया एस डैश वेक्टर, जिसके अंदर भी हमने जब इसको चेक किया, इसी पॉइंट को मैं यहां पे दिखा रहा हूं बस अलग से दिखाने के लिए, है ना, मैं यहां भी दिखा सकता था, यहां दिखा रहा हूं उसको मैं, तो उसके निर्देशांक भी हमने निकाले, इसके अंदर कितने, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, इसकी जो पोजीशन है वो कितनी आई है, आर डैश आई है। पोजीशन दोनों की अलग अलग आई है, तो ये कैसी हो गई, नॉन इनवेरिएंट क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अनिश्चित राशि बोलेंगे जिसको हम। लेकिन अगर मैंने बात की यहां पर कि वेलोसिटी दोनों का वेग v बराबर के v डैश, तो ये कैसी राशि आ गई अपने पास, निश्चर राशि आ गई, इनवेरिएंट क्वांटिटी आ गई। ठीक है, याद आ गया, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में हमने ये चीज पढ़ी थी, ये शब्द पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि समान होते हैं, अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में भौतिकी के नियम कैसे होंगे, सापेक्ष निर्देश तंत्रों के अंदर भौतिकी के नियम कैसे होंगे, निश्चर राशि होते हैं। ठीक है, इनवेरिएंट क्वांटिटी होते हैं। और जो दूसरा कथन है वो क्या कहता है आपके आपके साथ, कि प्रकाश का वेग नियत राशि होती है, सॉरी समान नहीं, यहां पर नियत राशि बोलेंगे हम। सापेक्षिक निर्देश तंत्रों के अंदर प्रकाश का वेग नियत राशि होती है। याद रहेंगे दोनों पॉइंट, तो लिख दें हम इनको। हाँ, तो हेडिंग क्या डाली हमने, चतुर्विम निर्देश तंत्र का उद्भव। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत सन 1905 में, सन 1905 में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इस सिद्धांत के दो मूल कथन हैं, इंग्लिश वाले लिखो जब तक। आपेक्षिकता विशिष्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन in 1905, in 1905। This theory have two basic postulates, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, और हिंदी वाले हेडिंग डाल देंगे इसी के अंदर। प्रथम कथन, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के
आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के कथनानुसार प्रथम कथनानुसार सभी सापेक्षिक निर्देश तंत्रों के लिए भौतिकी के नियम समान होते हैं। भौतिकी के नियम समान होते हैं। अर्थात सापेक्षिक निर्देश तंत्रों के लिए भौतिकी के नियम निश्चर राशि होते हैं। भौतिकी के नियम निश्चर राशि होते हैं। इंग्लिश वाला लिख दो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जहां भी लिखो तो एस टी आर एक साथ लिख दिया है ना। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, all physical laws are same for all relative frame of references, या फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स for relative frame of references physical laws are invariant quantity। हिंदी वाले लिखो, हेडिंग डालो दूसरा कथन, और इसमें लिखो आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के द्वितीय कथनानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रकाश का वेग एक नियत राशि होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। प्रकाश का वेग एक नियत राशि होता है जो कि सार्वत्रिक नियतांक की भांति व्यवहार करता है। which act as a universal constant, प्रकाश का वेग प्रेक्षक की स्थिति एवं दिशा पर निर्भर नहीं करता। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये आपके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स हैं, दो स्टेटमेंट हैं। ठीक है, यहीं पर अब मैं आगे बढ़ूं, ये याद होने चाहिए हमको सीधा। ठीक है, मैंने आपको विद लैंग्वेज लिखवा दिए हैं, पर अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स क्या हैं, पूछा गया कई बार। ठीक है, दो पोस्टुलेट्स क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। तो फर्स्ट पोस्टुलेट कि भौतिकी के नियम सभी सापेक्षिक निर्देश तंत्रों के लिए समान रहते हैं। ऑल फिजिकल लॉज आर इनवेरिएंट फॉर रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस या फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। दूसरा नियम क्या कहता है आपके साथ, प्रकाश का वेग एक नियत राशि होता है, कहां पर, सभी सापेक्षिक निर्देश तंत्रों में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, दोनों स्टेटमेंट याद होने चाहिए, कई बार पूछे गए हैं जो आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना उनके अंदर। अब यहां से एक दो शब्द और आएंगे, हम यूज करेंगे इनको, एल निर्देश तंत्र, दूसरा है सी निर्देश तंत्र।
अच्छा समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, इनको मैं लिखवा दूंगा सारी परिभाषा जहां भी जो जो अपन इस चैप्टर में यूज करेंगे उनको एक साथ लिखवा दूंगा, बस समझ लो थोड़ा सा। एल निर्देश तंत्र और सी निर्देश तंत्र, शायद फर्स्ट ईयर में भी थे ये। एल का मतलब है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, ठीक है, लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है सी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, जब तक इस चैप्टर के अंदर याद रखना, जब तक मैं हेडिंग में ये नहीं लिख पाऊं कि ये कैलकुलेशन करनी है कहां पर, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ठीक है, जब तक आपको हेडिंग के अंदर सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिखे, वो कैलकुलेशन कहां की जा रही है, लैब फ्रेम के अंदर। समझ में आ रहा है ये बात? जब तक ये नहीं बोला जाए कि ये हेडिंग के अंदर ये तुम्हें ये नहीं दिखे कि ये कहां है, सी फ्रेम के अंदर है, तब तक वो कहां कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ठीक है। दूसरी बात कि एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, जो भी निर्देश तंत्र हम आज तक पढ़ते आए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम हमने थोड़ी सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात की थी, उनको छोड़ दो। जहां भी हमने द्रव्यमान केंद्र की बातें नहीं की हैं, या फिर कोई भी निर्देश तंत्र जो भी हम बात करेंगे डेली लाइफ में, जैसे कि आप, एक बंदा खड़ा है दूसरे एक चलती हुई ट्रेन को देख रहा है, तो वो बंदा कैसे हो गया, लेफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो जो भी सामान्य निर्देश तंत्र हम बात करेंगे या बात करते आए हैं या आगे चल के करेंगे, वो कौन से होंगे, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। जबकि सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सी निर्देश तंत्र कौन से होंगे, ये वे निर्देश तंत्र होंगे जिनका मूल बिंदु क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से अटैच होगा, ठीक है। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर वाली अगर आपने क्लास पढ़ी होगी, जब भी तो आज क्लास देख रहे हो यार, मार्क खराब हो गए मेरे, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था, इन दोनों का जो फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास है कुछ बीच में आएगा, ये पार्टिकल m1 ये पार्टिकल m2, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पर आएगा, इन दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में ये कहां चला गया, इधर m1 चला गया, और इधर की ओर आपका m2 चला गया। सेंटर ऑफ मास कहां है, अभी भी बीच में है। तो ये जो हमने स्टडी की थी, ये कहां की थी, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अंदर, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। यहां पर हमने क्या बोला था, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होते हैं, शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, कि इनके अंदर जो मोमेंटम होता है वो कैसा आता है, जीरो आता है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, हम जहां पे यूज करेंगे वहां पढ़ाएंगे ये चीजें, ठीक है। पर मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कई बार आप लोग क्वेश्चन देखोगे उसके अंदर वहां स्पेसिफिक लिख देता है, जो भी चीज मैं अभी डिस्कस करूंगा वहां पर एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। मतलब जहां भी कुछ नहीं लिखा हुआ वहां पर एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और जहां पे कुछ लिख दिया मतलब कि सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर डिस्कस करो, तो वो सी के अंदर ही है, स्पेशली वही टॉपिक, ठीक है। समझ गए बात? इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है। और इनकी रही डेफिनेशन की बात, तो जगत रेखा वगैरह की डेफिनेशन, जो भी सारी डेफिनेशन है उन सबको एक जगह कंक्लूड करेंगे और वहां पर एक साथ लिखवा दूंगा, ताकि आप लोगों को बार बार पन्ना पलट के ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहो, देखते रहो, और कोई समस्या है तो पूछते भी रहो। राम मंदिर बना है, खुश हो जाओ, ठीक है। जय श्री राम। मिलते हैं हम अगली क्लास में।